गोंदल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, कंक्रीट की दुनिया में जाना पहचाना नाम। गोंदल कंक्रीट की क्वालिटी और पायदारी में बेमिसाल होने की वजह से पूरे पाकिस्तान में तेजी से फैलता हुआ मुनज़्ज़म नेटवर्क अपनी मिसाल आप है। गोंदल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज टेक्नोलॉजी में लाए कमाल की जिद्दत, इसीलिए गोंदल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज प्रेजेंट 21st सेंचुरी प्रोडक्ट्स। गोंदल यूपीवीसी की नालीदार छतें और दीवारें, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के एन मुताबिक प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग, स्टेट ऑफ द आर्ट प्लांट्स पर तैयार करता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। नाज़रीन इकराम, एक रियलिटी हमेशा मैं आपके साथ शेयर करती हूं और ये रियलिटी वो रियलिटी है जिसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। आपको मैं हमेशा 2-3 इंटरव्यूज़ में मुझे याद पड़ता है कि मैंने डिस्कस किया है कि 3 अतात ऐसी हैं जो अल्लाह पाक की तरफ से गॉड गिफ्टेड हैं और बहुत कम लोगों को नसीब होती हैं। मेरी मुराद इज़्ज़त, दौलत और शोहरत हैं, और मैं समझती हूँ अगर ये तीनों चीज़ें किसी भी इंसान को इस दुनिया में मिल जाती हैं तो वो इंसान बहुत लकी है और अल्लाह पाक की खास अतात हैं उस पर। आज हम मौजूद हैं कंक्रीट की दुनिया का जाना माना नाम अलहाज चौधरी मोहम्मद अफजल गोंदल साहब के साथ। चौधरी मोहम्मद अफजल गोंदल साहब किसी तारीफ के मोहताज नहीं, लेकिन फिर भी मैं उनके बारे में थोड़ा सा जो मुझे इन्फॉर्मेशन है मैं बता देती हूँ कि चौधरी साहब सियासत में आने से पहले एक बहुत ही कामयाब, बहुत ही समझदार किस्म के इंडस्ट्रियलिस्ट थे, और आप अभी तक मौजूदा हैं इंडस्ट्रियलिस्ट। सियासत में आने से कबल अलहाज चौधरी मोहम्मद अफजल गोंदल साहब की शोहरत जो है वो बिज़नेस के एतबार से थी। आप एक कामयाब सनतकार भी थे और आप गोंदल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के चेयरमैन हैं, और प्लस आपने अपने तहलीकी माइंड के साथ, अपनी जद्दोजहद के साथ आपने सख्त काविश की, और काविश के नतीजे में आपने जो कामयाबी हासिल की, जिस तरह से आपने तरक्की की, उससे कहीं ज़्यादा आप चाहते हैं अपने मुल्क की तरक्की को। और आपकी बहुत अच्छी बात है कि आप अपने इलाके में भी टाइम देते हैं। एक अच्छे बिजनेसमैन होने के साथ साथ हमेशा चैरिटी करते हैं, इलाके में मौजूद मतवस्त घरानों को मिलते हैं और उनको हमेशा रिस्पेक्ट देते हैं। आपके पास इदारे में आने वाला हर बंदा काबिल रिस्पेक्ट है, हर एक को मुखातिब करने से पहले सर या मैडम कर कर बुलाते हैं। मैं समझती हूँ कि इस स्टेज पर, जिस स्टेज पे अल्लाह पाक ने उनको ये स्टेज दिया है, इस स्टेज पर आकर अगर किसी इंसान के अंदर ये क्वालिटीज़ हों तो वो इंसान इस दुनिया का बहुत ही बेहतरीन इंसान है, और साथ ही साथ वो बहुत बड़े स्पोर्ट्समैनशिप हैं और पीटीआई के बहुत ही जाने माने दबंग किस्म के तर्जमान हैं। नाज़रीन इकराम, आइए मैं आपकी मुलाकात अलहाज साहब से करवाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे मिजाज हैं सर? अल्लाह का बड़ा ही करम है, अल्हम्दुलिल्लाह। सही सर, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये है कि माशाल्लाह से आप एक क्रिएटिव माइंड रखने वाले इंसान हैं और आपने बहुत अपने माइंड से जो है अपने बिजनेस को स्टैब्लिश किया। सर, आपने सियासत को चूज़ किया तो आप क्या चाहते थे कि आपकी वजह से कौन सी तब्दीली आए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने सवाल किया, अच्छा कीमती सवाल है कि आप एक शरीफ कारोबारी थे, जी। आप सियासत में क्या लेने आए? इसका जवाब ये है, एक क्रेडिबल बिजनेसमैन इज़ मच बेटर दैन दीज नोटोरियस पॉलिटिशियंस। जो बदनामे ज़माना सियासतदान हैं, वायलेटर हैं, लोगों के कपड़े उतारते हैं, लोगों के बच्चों के मुँह से नवाले छीनते हैं। अगर उन्होंने ही बार बार असम्बली में जाकर बैठना है तो आपके बच्चे का मुकद्दर तो फिर उसी तरह हुआ है जिस तरह वारिस शाह साहब ने कहा, उन हरनैया दी उम्र हो चुकी, पानी शेर दी जो पी दिया। जब आप काज एंड इफेक्ट की थ्योरी है, अब जो करेंगे वो होगा, जो नहीं करेंगे तो नहीं होगा, गलत करेंगे तो गलत होगा, सही करेंगे तो सही होगा। अब एक वायलेटर को, एक बदमाश को, एक टिपिकल डकैत को अपने बच्चे के मुस्तकबिल का अमीन समझते हैं। अब प्लान करके उसको वोट भी देते हैं, उसको सपोर्ट भी देते हैं, फिर ये उससे तवक्को रखते हैं कि कभी जब ये इलेक्शन लड़ेगा कि हमें चावल खिलाएगा, हमें देगे पकवा के खिलाएगा, वाली जलेबियाँ खिलाएगा, और बस ये समझते हैं कि इसके पास कभी जाएंगे तो मेरा बच्चा चोरी करेगा, डकैती करेगा, कत्ल करेगा, मफरूरों के साथ घूमेगा, वारदात करेगा तो ये छुड़ा लेगा। अगर वालिदैन ने अपने बच्चे के लिए मुस्तकबिली ये प्लान किया है, वो डेफिनेटली फिर वही लोग उनको सपोर्ट कर सकेंगे। जो दुनिया के जिन मुल्कों ने तरक्की की है, ये कोई तरक्की का रास्ता ही नहीं है। एक सिंगापुर ऐसा मुल्क है जिसमें पीने का पानी अपना नहीं है, और थोड़ी सी ज़मीन है उनकी अपनी। मिस्टर ली ने हम 1965 में इंडिया के साथ जंग लड़ रहे थे, और मिस्टर ली 1965 में
पहला कदम सिंगापुर के ऊपर रख रहा था, और उसको कहते थे बदबूई दलदल। वहाँ पानी पीने का नहीं था, रहने के लिए इंसान नहीं थे, कुछ चीज़ नहीं थी। उसने 3 कानून दिए, करप्शन की सज़ा मौत, विपन की सज़ा मौत और मंशियात की सज़ा मौत। आज सिंगापुर हैविंग 100% ज़ीरो रिसोर्स दुनिया की 9th इकानमी है, या कुछ भी नहीं है, लेकिन वो चीज़ जो नस्ल आदम का कदम है वो भी इम्पोर्टेड है। जो बदबूई दलदल थी उसको भी उन्होंने खुशबू में कन्वर्ट कर दिया। हाई राइज बिल्डिंग बना रहे हैं, जगह नहीं उनके पास। हाई राइज के अंदर वो साथ साथ ही गार्डन लगाते जा रहे हैं कि तो उनकी ऑक्सीजन भी उनको मिले। 2030 तक समुंदर के अंदर खड़े हो गए उन्होंने। $30 अरब की पेट्रोलियम प्रोसेसिंग करनी है। यानी आपको बेसिक क्या चीज़ चाहिए? आपको चाहिए रिसोर्सेज एंड द मैनेजमेंट। आप पाकिस्तान के पास हद से ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, कसरत है रिसोर्सेज की, लेकिन आपको क्या प्रॉब्लम है कि आपका मैनेजरियल कोलैप्स है। आपके जो हुक्मरान आते हैं, जो लीड आती है आपकी लीड करने के लिए, आपको इस्लामाबाद, लाहौर या सिंध या बलूचिस्तान जहाँ भी के में बैठती है जाके, अगर वो बंदे होंगे ही वारदाती होंगे ही क्रिमिनल, मैं सारे सियासतदानों को नहीं कहता हूँ, उसमें ख़ानदानी लोग भी हैं, लेकिन कसरत उन लोगों की है जो वायलेटर हैं, जो माफिया हैं, जो एंटी सिस्टम काम कर सकते हैं। सिस्टम फार्मिंग के लिए उनके पास कैपेबिलिटी नहीं है। आप इस मुल्क में अगर निज़ाम बनाएं तो सिंगापुर जिसके पास पीने का पानी नहीं था 9th इकानमी वर्ल्ड की बनाए। आप सिर्फ ये याद रखें कि जब इंडो पाक इकट्ठे थे तो इनके इतने हाई रिसोर्सेज थे। अभी अल्लाह के फजल से पाकिस्तान जो कटा है, सोने की चिड़िया का वो टुकड़ा आपके पास है जिसमें हद से ज़्यादा रिसोर्सेज है। 1917 में इंडो पाकिस्तान का जो रुपया था उसके मुकाबले में डॉलर, $1 के मुकाबले में $13 मिलते थे। इतनी बड़ी वार्निंग फिगर है। और अब आप आज को कैलकुलेटर मारेंगे तो ये नहीं समझेंगे कि आप स्लिप करके कहीं जवाल पे आए हैं, ये समझेंगे कि आसमान से किसी ने फेंक दिया, आप सीधा गिर के नीचे आए हैं। इतने ज़्यादा आप गिर के जा चुके हैं। और दुख की बात यह है कि आज भी हम वही काम कर रहे हैं जो हम अरसा दराज पहले करते थे। हज़ार साल भी पहले हमारा शरिया ही था, आज भी हमारा शरिया ही है। किले के कल्चर में तब थे, किले के कल्चर में आज है। पुराने किले सारे कदीमा में चले गए और नए किले माशाल्लाह हर शहर में वडेरों ने खोल दिए। लोगों का मुस्तकबिल, बच्चों का मुस्तकबिल तारीख करने के लिए लोगों को अवेयर होना चाहिए। लोगों को अपने बच्चे के मुस्तकबिल के बारे में, इस खूबसूरत मिट्टी के बारे में, वसाइल से माला माल मिट्टी के बारे में। आप पाकिस्तान के रिसोर्सेज गिने तो आप गिनते गिनते थक जाएंगे। 2 गेटवे टू सेंट्रल एशिया, कराची एंड ग्वादर, अगर आप ट्रैक कर लें दुनिया के अमीर 3 मुल्कों में शुमार हो सकते हैं। दुनिया के 8 ऊंचे पहाड़ हैं, 6 ऊंचे पहाड़ आपके पास हैं जहाँ बर्फ जमती है और पानी फ्लो करके आपके पास आता है। ठीक है, 2 वाइट गोल्ड, कॉटन एंड राइस आपके पास हैं, जिसके मुकाबले में किसी मुल्क के पास कोई तोड़ ही नहीं है इसका। उसके बाद आपके 22-23 करोड़ लायक, मजबूत, कॉम्पिटेंट लोग हैं, बहुत लायक लोग हैं, बहुत मजबूत लोग हैं। हमारे लोग यहाँ सारा दिन यही जिक्र करते हैं, इस पाकिस्तान में अब कुछ नहीं रहा जी, ये बस या तो रहने का फ़ायदा ही कोई नहीं, हमने चले जाना है। कहाँ जाना जी? खाला के घर जाना है। खाला का घर तो फिर इसी में निकलना है, दादे परदादे की कपड़े में इसमें निकलनी है। ठीक है ना। उसके बाद ये कहते हैं जी इस मुल्क के बंदे ही ठीक नहीं जी। इस मुल्क के बंदों की मैं जितनी रिस्पेक्ट और तज़ीम करूँ, मैं कहता हूँ उतनी कम है। कि जो टेबल पे पैसे ला के रखते हैं, लो जी पैसे पकड़ो और कौन सी तारीख को मुझे माल दोगे, उन बंदों को मैं बुरा कह सकता हूँ? अगर हम खुद इस खित्ते के जो वसाइल हैं उनसे अफादियत फ़ायदा उठाने के काबिल नहीं है, हमारे बंदे का कद ज़्यादा है, हमारे बंदे का दिमाग अच्छा है, हमारी मिट्टी जरखेज़ है, हमारे पानी मीठे हैं, अच्छे हैं। अब पाकिस्तान के अंदर इतनी खुशनसीबी है कि यहाँ का ग्रेन, मीट, मिल्क, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, जो चीज़ पाकिस्तान की मिट्टी से लगा दो, चावल लगा दो, आम लगा दो, ऐसे लगा के चकवाल की बकरी का गोश्त लगा दो, उसको दुनिया के किसी मुल्क में ले जाओ, वो कहेंगे ऐसा हमारे पास नहीं हो सकता। अगर वो सब कुछ आपके पास है, आपने इस मुल्क में जो 4 चीज़ें वज़ा करनी थी, आपने बदनसीबी और बदबख्ती से उनमें एक चीज़ वज़ा नहीं की। इर्तिका या तरक्की जिसका नाम है 4 चीज़ें। नंबर 1 डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मीन्स कानून, इंसाफ, जानो माल का तहफ़्फ़ुज़, सज़ा जज़ा का निज़ाम। आपने पहली सीढ़ी कौम को नहीं दी, उस सीढ़ी के मुकाबले आपने वायलेटर दे दिए, माफियाज दे दिए। कभी उनके हेलीकॉप्टर यूज़ करते हैं, कभी उनको ATM के तौर पे यूज़ करते हैं, कभी उनके पैसे इस्तेमाल करते हैं, बाद में कहते हैं ये माफिया है।
पहले क्यों नहीं पहचाने जाते? सही बात है। बंदे के माथे पे लिखा होता है ये कौन है, सही बात है। उसके पिछले किरदार पे लिखा होता है ये कौन है, जो जो कुछ ने किया होता है उस रिकॉर्ड उसके साथ चल रहा होता है उसका नाम। इस सारी चीज़ों के बावजूद इंतहाई दुख से कहना पड़ता है कि आपके बच्चे का मुस्तकबिल बहुत मखदूश है। आप दवाई लेने के लिए आपके पास पैसा नहीं है, रोटी खाने के लिए पैसा नहीं है, जूता कपड़ा लेने के लिए पैसा नहीं है, इज्जत से ज़िंदा रहने के लिए हुकूमतों के पास शाही खजानों में पैसा नहीं है। अपने दफा को मजबूत करने के लिए हमें और इससे ज़्यादा मजबूत होना चाहिए। डिसिप्लिन। नंबर 2 सेहत, दिली जिस्मानी और ईमानी सेहत इस खत्ते में ऑफ हो गई है। उसके बाद तालीम, तीसरी चीज़ तालीम है। डिसिप्लिन, सेहत, तालीम। तालीम कहते हैं, तालीम की अहमियत तीसरे नंबर पे आती है, दीनी दुनियावी तालीम। उसके बाद तरबियत तब होती है जब खुले प्रोजेक्ट आप करते हैं। आपका प्रोजेक्ट तो हुआ को नहीं। यूम खान के ज़माने में तिरवेला मंगला बने, भुट्टो के ज़माने में पाकिस्तान स्टील मिल बनी, उसके बाद कोई प्रोजेक्ट आपने किया नहीं। आपकी कौम कहाँ से काम सीखती? और बदनसीबी से मेरे कॉलेज की यूनिवर्सिटी, मेरे कॉलेज के बच्चे, स्कूल के बच्चे, यूनिवर्सिटी के बच्चे सारा दिन इसी चीज़ पे बहस करते रहते हैं। अब्बा जी 2 एकड़ ज़मीन बेचो, मैंने यूरोप जाकर होटलों के बर्तन धो रहे हैं, ठीक है ना। अब्बा जी 2 किले ज़मीन बेचो, मैंने जाके अमेरिका जाके टैक्सी चलानी है। अगर वही बच्चे इस खत्ते में खड़े हो जाएं, उनकी वैल्यू एडिशन यहाँ पर की जाए, इस मुल्क खत्ते के अंदर इनके नेचुरल सोर्सेज से प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जाएँ, उन बच्चों को हौसला, करज और रोशनी इतनी दी जाए कि वो इस खत्ते पर ठहर जाएँ। आपका फाइनेंस बने सारा चला जाता है बाहर, और आप इसको फिर स्क्रैप कंट्री बना के सारा दिन सारी रात चीखते रहते हैं। मीडिया वाले भी कोशिश करते हैं, हम भी करते रहते हैं। सारी सोसाइटी जो उसके वाइज लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, जो अपने मुस्तकबिल को तारीक होने से खाइफ होते हैं, वो सारा दिन चीखते रहते हैं, लेकिन वायलेटर के सामने उनकी कोई एक नहीं चलती है। कोई सजाओं का निज़ाम नहीं है। जब तक अल्लाह ताला ने कायनात बनाई 2 लफ्ज़ों से, कुन फायकुन से, वो चलाने के लिए भी 2 ही लफ्ज़ दिए, एक सजा और एक जज़ा। जब तक सजा और जज़ा नहीं होगी, इसी तरह हम दोज़ख में धक्के खाते रहेंगे, और सजा और जज़ा आएगी तो ये मुल्क हमारा पहले भी जन्नत है और जन्नतुल फिरदौस बन जाएगा। उसके बाद आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, इज्जत, शनाख्त और दौलत। इज्जत और शनाख्त शरीयत में आपके ऊपर वाजिब है। दौलत एक साया है। अगर आप इज्जत के लिए और शनाख्त के लिए काम करते हैं तो दौलत बोनस में आपके साथ पीछे चल के आएगी, ठीक है। लोग सिर्फ दौलत के लिए काम करते हैं, वो समझते हैं कि ये, और आज यहाँ के कल्चर की इंतहाई इतनी दुख होता है, इतनी तकलीफ होती है। हर बंदा कॉटन पहनी हुई है, जेब में गोल्ड लीफ रखी हुई है, ऐनक काली पहनी हुई है, कंघी पट्टी पूरी की हुई है, जूता पॉलिश है, कंधे पे चादर रखी हुई है, और दूसरे के जेब पे ध्यान रखा हुआ है। ये तरक्की का रास्ता नहीं है। और वालिदैन भी, मैं इंतहाई दुख और अफसोस से कहूँगा कि जितने वालिदैन हैं बड़े फ़ख्र से कहते हैं मेरे पुत्र को काम बड़ा वधिया मिल गया। चाचा जी की काम मिल गया, करना कुछ नहीं पैंदा। जब आपके बच्चे को करना कुछ नहीं पैंदा, वो काम मिल गया है, साथ फिर बड़े फ़ख्र से और कहते हैं कि उसकी तनख्वाह ज़रा कम है, उसको ऊपर अल्लाह का फजल उसका बहुत है। तो इस अल्लाह के फजल ने हमारे मुल्क को पहले जो जिस तरह का हम अल्लाह का फजल समझ रहे हैं, उसने बहुत नुकसान दिया है। जिसको अल्लाह का फजल ना समझे, कामयाबी के लिए सिर्फ 2 चीज़ें, एक मेहनत, एक ईमानदारी। मेहनत को रियाजत तक बढ़ा दें और ईमानदारी को अमीन तक बढ़ा दें। 2 डिग्रियां आपने करनी है। और कॉलेज का बच्चा आपस में बैठ के सब महफिलों में डिस्कस करे, साथ उस्ताद भी बैठे, साथ सिविल सोसाइटी भी बैठे, साथ दानिश्वर भी बैठे। इस मुल्क में सब कुछ है, हम नहीं हैं, हमारा कदम इस मिट्टी के ऊपर नहीं है। आपका अगर $100 कर्जा नहीं है आपके ऊपर, ठीक है ना, उससे कम है, लेकिन आपके $46 अरब आपके यूएई में पड़े हुए हैं। आपका फाइनेंस यहाँ क्यों नहीं रुकता? आपका ब्रेन यहाँ क्यों नहीं रुकता? आप अट्रैक्शन पैकेज यहाँ क्यों नहीं देते? अट्रैक्शन पैकेज दें। और हम अभी भी इस गलतफहमी में हैं कि हम यहाँ से नवाज शरीफ को पकड़ के लाएंगे, उसके पैसे वापस लाएंगे, उससे मुल्क का निज़ाम चलाएंगे। वो जिनकी गोद में जाके बैठ गया है, वो वापस ना बंदा देते हैं ना पैसे देते हैं। आपके पास जो बचे खचे रिसोर्सेज हैं उनको प्ले करें, पाकिस्तान के लोगों को यहाँ खुला काम करने दें, या सनतों को चलने दें, या हेल्थ एंड एजुकेशन के प्लेटफॉर्म को खोलें। आप जो जालत है देहातों में, 2-2.5 करोड़ बच्चा हमारे स्कूलों से बाहर है, उनको मैदान में लाएं। हो सकता है उनमें से हीरोज छुपे हुए हैं जो हमारे पाकिस्तान के लिए सामने नहीं आए, और उन बच्चों को हम तालीम तरबियत के दायरे पर लाएँ तो वो हीरो बन सकते हैं।
और अब ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है जी एजुकेटेड नेशंस, बहुत कमज़ोर लफ्ज़ है। दुनिया कोई एजुकेटेड नेशन का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करती। द प्रैक्टिकल नेशंस, वो कौम जो कोई काम कर सकती है वो एजुकेटेड है। जो डिग्रियाँ लेके घूम रही है वो एक सफ़ा उर्दू का लिखाते हैं, एक सफ़ा अंग्रेज़ी का लिखाते हैं, बेचारे को लिखना नहीं आता। उनकी डिग्रियों को कौन क्या करेगा? उनको मोहताज तैयार कर रहे हैं यूनिवर्सिटी कॉलेजों में। पहले तो तालीम नहीं है, फिर तालीम का मायार नहीं है। उसका मायार हो तो वो बच्चे जाके हीरो बनेंगे। डिसिप्लिन से तालीम तरबियत चारों डिग्रियां लेकर चलेंगे, मेहनत और ईमानदारी की डिग्री लेकर चलेंगे, उस ओनरशिप की डिग्री लेकर चलेंगे। उनको फील होगा कि हमारा ये मुल्क अपना है, हमारी ये हैसियत अपनी है, वालिदैन बच्चे ये हमारे माएँ बहनें सारी हमारी अपनी है, इसके लिए हमने काम करना है। वो तब काम करेंगे जब ओनरशिप की सेंस डेवलप होगी। पाकिस्तानियों के अंदर मैं इंतहाई दुख से कहता हूँ ओनरशिप की सेंस बिल्कुल नहीं है। जब कोई भी डिसीजन मुल्क का करना होता है, इंतहाई बिगड़े हुए लोगों को, इंतहाई वायलेटेड लोगों को, इंतहाई मफरूरों डाकुओं को असम्बली में बिठाने की कोशिश करते हैं। तो मैं तो अक्सर कहता हूँ कि लोग जो फ़ख्र से बड़े कहते हैं कि मेरा फ़लाने बदमाश से, फ़लाने सियासतदान से, फ़लाने 2 नंबर से, फ़लाने वायलेटर से मेरा तल्लक है, मेरा रिश्ता है। कभी अपनी बेटी बहन और भतीजी का रिश्ता करते वक्त ऐसे बंदों से करते हैं? कभी नहीं करते। जिसने 100 बंदा मारा हुआ है ना, 100 बंदा कत्ल किया, वो अपनी बेटी बहन भतीजी का रिश्ता कहता है पहलवान जी को शरीफ से बंदा ढूंढ दो। इसका मतलब है वो कल्चर डेवलप करें जो दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों ने किया है। अब OIC के ममालक करोड़ों में नहीं अरबों में है, अरबों में आबादी है इसकी। इंतहाई अफसोस से कहना पड़ता है कि इनके जो PhD करने वाले लोग हैं वो सिर्फ 500 हैं टोटल OIC के तमाम कंट्रीज में। एक UK जिसकी आबादी 6.5 करोड़ है, उसके 5000 बंदे हर साल PhD करते हैं। आपकी बेसिक्स बहुत कमज़ोर है, ग्रोथ के लिए जो फुटिंग है वो हमारी कमज़ोर है। नेचुरल रिसोर्सेज आप गिनते गिनते थक जाएंगे। इतनी अतात है अल्लाह पाक। आप तो सिर्फ ज़राअत को छोटा सा पैकेज लगा दें, दुनिया के 20-30 मुल्कों में आप शुमार हो जाएंगे। अब लोगों की जो वैल्यू एडिशन करनी शुरू कर दें, तरबियत करके इनको बाहर भेजें, तो ये लो प्रोफाइल के काम करने की बजाय वहाँ पर अच्छे हाई प्रोफाइल के काम करें, जाके नेक नामी भी वापस लाएं, हमारे लिए शराफ़त भी लाएं, पाकिस्तान की इज्जत भी बढ़ाएं और वैल्यू एडिशन के साथ ज़्यादा पैसे भी कमा के लाएं। माशाल्लाह से सर, बहुत अच्छी डिस्क्रिप्शन आपने दी। गोंदल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, कंक्रीट की दुनिया में जाना पहचाना नाम। गोंदल कंक्रीट की क्वालिटी और पायदारी में बेमिसाल होने की वजह से पूरे पाकिस्तान में तेजी से फैलता हुआ मुनज़्ज़म नेटवर्क अपनी मिसाल आप है। गोंदल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज टेक्नोलॉजी में लाए कमाल की जिद्दत, इसीलिए गोंदल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज प्रेजेंट 21st सेंचुरी प्रोडक्ट्स। गोंदल UPVC की नालीदार छतें और दीवारें, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के एन मुताबिक प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग, स्टेट ऑफ द आर्ट प्लांट्स पर तैयार करता। UPVC शीट आपको दे हर मौसम में मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ और सुकून, जंग, शोर, इलेक्ट्रिक करंट और आग से मुकम्मल महफूज, लीकेज से महफूज जोड़ और वाटरप्रूफ स्क्रूज के साथ, ओस के कतरों और हर किस्म के केमिकल से महफूज, सूरज की शुआओं और दीगर केमिकल से आपकी दीवारें और छतें रहें मुकम्मल महफूज। गोंदल UPVC की नालीदार छतें और दीवारें दें बगैर बिजली के मुकम्मल रोशनी और टर्बो वेंटिलेटर की बदौलत बगैर बिजली के पंखे जैसी हवा, दीदा जेब रंगों में इंतहाई मुनासिब कीमत पर दस्तयाब, 25 साल वारंटी और बाद अज़ां 50 दफा रिसाइकलेबल। गोंदल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की UPVC नालीदार छतें और दीवारें। आप मुझे सर ये बताइए कि आप माशाल्लाह से दबंग किस्म के तर्जमान हैं PTI के और NA 105 के आप कैंडिडेट भी हैं। आप मुझे ये बताइए सर कि PTI जो इस बात पर मर्ज़ वजूद में आई थी कि कुछ उनके बेसिक्स राइट हैं जिनको तमाम पाकिस्तानियों ने सपोर्ट किया, हमने भी किया, सब ने किया, सपोर्ट किया कि कुछ चेंज आए। उनका जो बेसिक राइट्स में था कि इंसाफ होगा, मेरिट पर बात होगी, ठीक है, कल्चर पॉजिटिव कल्चर डेवलपमेंट होगी, आपको कानून जो है कानून साजी प्रॉपर तरीके से जो है उसको ओबे किया जाएगा। आपको क्या लगता है सर ये सारी चीज़ें जो मुल्की हालात हैं, जो क्रिएशन इस वक्त अभी जो सिचुएशन है हमारे मुल्क की, आप इसको किस एंगल से देखते हैं? आपका क्या नज़रिया है इसके बारे में? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका जी। सबसे पहले तो आप जब किसी गेम पे जाते हैं ना, आपको 3 चीज़ें करनी पड़ती हैं: सिलेक्शन ऑफ टीम, ट्रेनिंग ऑफ टीम एंड यूटिलाइजेशन ऑफ टीम। दैट मेक्स स्कोर। तो जब
खान साहब की क्रेडिबिलिटी पे अब भी लोगों को डाउट नहीं है। बहुत सारे लोगों से डिस्कस करते हैं, वो कहते हैं खान अच्छा जी, खान में कोई शक शुबा नहीं जी, खान ईमानदार है जी। हमें ये भी बड़े फ़ख्र की बात है कि चलो एक लीडर बचा जिसको लोग ईमानदार कहते हैं, जिसको हम भी अभी तक ईमानदार कहते हैं। लेकिन उसके साथ जो टीम है, जो अलाइशें हैं, मैं ज़ाती तौर पर मैं उसके साथ मुतमईन नहीं हूँ। मैं पीटीआई का बंदा हूँ, 2 बल्ले बड़े बड़े दरवाजे पे मैंने लगा के रखे हुए हैं। पीटीआई का सिर्फ साथ आया था क्योंकि पीटीआई की काज अच्छी थी। हम उस तरह की निजासत वाली सियासत का पार्ट बनने के लिए कभी तैयार ही नहीं थे। वो जो गुजरात में हमारे साथ हुआ, अब वो कह रहे हैं जी रानी जुदा हो गई हैं, तो पहले दिन से ही जब एक गैर फितरी निकाह था, एक गैर फितरी रिश्ता था, एक गैर फितरी तल्लक था, उसने कैसे निभना था। अब मेरा ख्याल है कि ये बेहतर है इन दोनों के लिए कि बजाय जुदा होके एक दूसरे की बेइज्जती करें और एक दूसरे के ऊपर लान तान करें, ये पक्का 5 साल इकट्ठे रहें, 5 साल को कायम रखें। हाँ, अब अलग अलग करके रिजल्ट लोगों को देंगे तो वो कहेगा पता नहीं उसकी कसूर था, उसका कसूर था, दोनों इकट्ठे रहें। इस इत्तेहाद के साथ मैं तो पहले दिन से नहीं था, मैं आज तक भी इस इत्तेहाद के साथ नहीं हूँ। मैं एक वाहिद गुजरात का बंदा हूँ जिस इत्तेहाद से बचा हूँ, जो किसी वडेरों की गोद में जाने से बच गया हूँ। ठीक है ना, अल्लाह ताला ने मुझ पर करम किया है। मेरे वालिदैन ने मुझे चोरी झूठ और जुए से मना किया हुआ था, मेरा ट्रैक अल्लाह ने साफ़ सुथरा रखा है, जहाँ तक मुझे ले आए। लेकिन जो कुछ हमारे साथ हुआ, हमारे लोग कह रहे थे नहीं नहीं जी तगड़े बंदे की लोड़ है, नहीं जी माड़ा बंदा ये काम कर ही नहीं सकता। माड़ा तगड़ा किस सेंस में लेते हैं आप? एक बंदा डेवलपमेंट की सलाहियत नहीं रखता, चीटिंग की सलाहियत रखता है, वारदात की सलाहियत रखता है, वायलेशन की सलाहियत रखता है, आप उसको प्रमोट करने के बजाय सारे के सारे वोट निकाल के उनकी गोद में डाल दिया आपने। क्यों की गोद में? अब कहते हैं जी क्यों अच्छी नहीं, अब क्यों अच्छी नहीं है, क्यों अच्छी है, पीटीआई भी अच्छी है। आप दोनों मिल के खूबसूरत फ्रेंडशिप बनाएं, 5 साल पूरे करें। 5 साल के बाद जो यहाँ के लोग हैं, पाकिस्तान के लोग हैं या गुजरात के लोग हैं, उनको ग्राउंड के ऊपर डेवलपमेंट नज़र आए और आप लोग बड़े फ़ख्र से कहें जी मैंने अलायंस किया था, हमने गलत किया था या सही किया था, उसकी जस्टिफिकेशन हो जाएगी कि उसमें कोई रिजल्ट अच्छा निकल आए। अगर अच्छा रिजल्ट अब तक नहीं निकला तो 2.5 साल तो हमने इंतज़ार कर लिए। अब इन दोनों की लग लग होने के आपस में लड़ाई के क्या अब हम इंतज़ार करेंगे कि वो बाकी साल 2 साल उसके बाद हम रोड पे फिर निकलेंगे नया पाकिस्तान बनाने के लिए? फिर लोग हमारे साथ चलेंगे? तब चलेंगे जब हम इस पीरियड के ऑफ होने से पहले पहले कोई वो काम कर लें जो हमारे अवाम की अशद ज़रूरत है। हमारे मुल्क के बच्चों को हेल्थ एंड एजुकेशन से रूशनास कराएँ, हमारे मुल्क की अदालतों में इंसाफ शुरू हो जाए, हमारे मुल्क के अंदर करप्शन ख़त्म हो जाए, करप्शन की कुछ सख्त से सख्त सज़ा रख दें। अभी नवाज शरीफ और जरदारी के पैसे से हमने पाकिस्तान नहीं चलाना, वो तो चला चुके। अब मैं तो इस चीज़ के भी हक़ में हूँ जो वाइट करके बेड़ा गर्क इकानमी का किया जा रहा है। हमारी 72-73 साल से ब्लैक इकानमी है हर बंदे के पास, किसी के पास एक पेंसिल तक, जूते तक, जुराब तक की रसीद नहीं, किसी के पास कपड़े तक की रसीद नहीं है, ऐनक तक की रसीद नहीं है। वो जिसको दिल में करता है पकड़ के ले जाओ नैब में जाके जी तो निकालो सारे पैसे तुम्हारे ब्लैक के हैं जी, वाइट तुम्हारे पास कोई नहीं है। मेरा अगर इख्तियार चले, मेरा वश चले तो पूरे जितने दुनिया के सरमायाकार हैं जो पाकिस्तान के हैं वो प्रायोरिटी पे पहले 1 पे और बाकी दुनिया के दूसरे पे। मैंने ब्लैक एंड वाइट बिल्कुल को नहीं पूछना क्योंकि इसमें कल्चर रहा ही नहीं है। अगर ब्लैक एंड वाइट को ब्लैक को वाइट में करना है तो उसके लिए लंबा टाइम चाहिए, उसके असम्बली की तरफ से पैकेज चाहिए, ग्रेजुअली वो आहिस्ता आहिस्ता ब्लैक से वाइट में कन्वर्ट करने के लिए पैकेज चाहिए, उस तरह के इंडस्ट्रियल स्टेट चाहिए। लो जी लाओ कोई बात नहीं है इसमें हम आपको वाइट कर देंगे। बाहर से फाइनेंस और ब्रेन को अट्रैक्ट किया जाए, बजाय इसके कुछ बचा खचा सरमाया हमारे पास ब्लैक वाइट के चक्कर में लोगों को दौड़ा के मार दिया जाए। दूसरा जो सरमायाकार है उसके बारे में 2 हदीस हैं। वो सनतकार और ताजिर ये सोच कर पैसा लगाएगा कि शाम को कोई मजदूर हलाल की रोटी कमा के घर ले जाएगा, रोज़े महशर को जन्नत में मेरे साथ होगा। दूसरी हदीस मुबारक है कि जन्नत में उस सरमायाकार को ताज बनाया जाएगा। सरमायादार और सरमायाकार 2 लोग हैं। सरमायादार वो है जिसके सरमाए से शरीयत को बदबू आती है, और सरमायाकार वो इंसान है जिसके सरमाए से लोग खेलते हैं, हलाल की रोजी कमाते हैं, खाते हैं, जन्नत वाजिब उसके ऊपर है, जन्नत में ताज उसके ऊपर वाजिब है। इन मासूम सरमायाकारों को बच्चे खचे वो लोग जो सनत का, तजारत का, ज़राअत का, कारोबार का पहिया घुमा रहे हैं, उन लोगों को कम से कम चोर करके और गैर जिम्मेदारी से उनकी इज्जत उछाल कर एक नया कल्चर ना बनाया जाए, उनको रेस्पेक्ट दी जाए, उनको सलूट किया जाए, उनको ठहराया जाए इस मुल्क के अंदर, उनके लिए असम्बलियाँ बैठ के पैकेज बनाएं।
अट्रैक्शन पैकेज बनाएं, भाई जी ये पैसा लगाएं आपको ये मुनाफा मिलेगा, ये लगाएं आपको ये एश्योरेंस हम देते हैं कि आपको कोई फलाना महकमा तंग नहीं करेगा, फलाना तंग नहीं करेगा। अगर उस तरह का कल्चर हम नहीं बनाते तो फर्दर हम इस पोजीशन में नहीं है कि फर्दर ब्रेन और फाइनेंस को हम ड्रेन कराएं और उसके बाद इस कंट्री को और जवाल की तरफ लेके जाएं। सुबह से ये खोल दें, पैसे सारे आने शुरू हो जाएं, पाकिस्तानी लोग सबसे पैसे लाएं, हमारे खजाने के अंदर इतना पैसा आ जाए कि हम उस बुरान से फौरी तौर पर एक दिन में निकल सकते हैं। और इकानमी को ग्रो करने के लिए ज़राअत को छोटा सा पैकेज लगा दें, छोटा सा पैकेज लगा दें, 2 फसलें आने तक पाकिस्तान की इकानमी बिल्कुल A1 में माशाल्लाह से जिस तरह से हमारा मुल्क जो है ज़रअीज़ है। बहुत अच्छी सर बात की आपने और बड़ी इंप्रेसिव बात है आपकी, माशाल्लाह से आपकी गुफ्तगू बहुत इंप्रेसिव है, बहुत ही अट्रैक्टिव भी है। आप मुझे ये बताइए कि जब 69 में आपने चौधरी परवेज़ इलाही के अगेंस्ट इलेक्शन कंटेस्ट किया था तो सर अल-हक से आपका दिल टूटा होगा, आपको लगा होगा कि आपने मेंटली फिजिकली एक अप्रोच बनाई थी ना, आपकी अप्रोच थी कि आपको पता था मुझे ये कंटेस्ट करना है और इसको विन करना है और आवाम के लिए ये डिसीजन है मैं इन चैलेंजेस को फेस करके ये करूँगा। तो आपको सर कैसा फील हुआ फिर? हम ऐसे लोग हैं, वी नेवर कम्प्रोमाइज ऑन क्वालिटी। हमने एक काज के साथ कभी कम्प्रोमाइज़ नहीं करना। जो काज हम लेके निकले थे, पाकिस्तान के बच्चे को हमने गुरबत की लकीरों से निकालना था, हेल्थ एंड एजुकेशन पे लेके जाना था, मुल्क में करप्शन ख़त्म करनी थी, इंसाफ अदालतों में लाना था, मुल्क की इकानमी को उठाना था, मुल्क के रिसोर्सेज पे काम करना था। NA 69 में जब मैंने इलेक्शन लड़ा तो मेरे माशाल्लाह कुजनाड़ा डिवीजन में मैं तीसरे नंबर पे आया। मेरे पहले उन्होंने कहा 56,000 वोट है, फिर कहा 46,000 है, फिर कहा 42,000 है। मैंने कहा यार ये बहुत वोट है मेरे लिए। इसलिए जब हमने वर्क किया हमारे वोट PTI के कब बढ़े? धरने में। 126 दिन का धरना जो पढ़ पढ़ के हम उनको फतवे सुनाते रहे हो, सहीफे सुनाते रहे, उसको तोता कहानी में हम कह सकते हैं। जितनी हमने सुनाई लोगों को, लोगों ने हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड कर लिया और लोग हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा करने लगे कि ये टीम अगर आएगी तो पाकिस्तान को एकदम रिलीफ मिलेगी। 126 दिन में अल्लाह के फजल से एक दिन में अपना कारोबार करता था, एक दिन में वहाँ होता था। और मैंने वहाँ पर औरतों को, बच्चों को, बुजुर्गों को, बड़े पढ़े लिखे लायक और ख़ानदानी लोगों को वहाँ पर बैठे हुए देखा, रात दिन वहाँ बैठे होते थे। तो उन सब का किसी से कोई रिश्ता नहीं था इस वतन की मिट्टी से और अपने बच्चे के मुस्तकबिल से। इसके लिए वो सेक्रीफाइस करते थे। अब वो सारे का सारा नक्शा बना के जब PTI के 2013 में मेरे आप 40,000, 42,000, 45,000, 60,000 जो भी वोट गिने थोड़े थे, ओके, लेकिन पाकिस्तान में PTI की वेव उस वक्त इतनी ही थी, बिल्कुल PTI के लिए इतनी वेव थी उस वक्त नून का पाँव मजबूत था। आहिस्ता आहिस्ता जब हमने वर्क किया, धरने में गए, लोगों ने समझा कि ये लोग अपनी काज को इस तरह एक्सप्रेस कर रहे हैं, इस तरह काम करेंगे तो हम लोग को बहुत फ़ायदा होगा। तो खान इमरान खान जो है वो क्रेडिबल लीडर है, झूठ भी नहीं बोलता है। तो फिर लोगों ने बहुत ज़्यादा एतमाद कर लिया। ओवर एक्सपेक्टेशंस हमारे साथ उन्होंने वापस कर ली। इतनी बड़ी एक्सपेक्टेशन थी जिनके मैंने समझता किसी अशर रशीद भी हम उस पर पूरा नहीं कर सकते, कर सके ही नहीं अब तक। अगर कुछ कर जाते ना, हम फर्ज करो 100 चीज़ें थी, हम उसमें 50 कर जाते, हम उसमें 25 कर जाते, हम उसमें 20-30 कर जाते, फिर लोगों ने कहना था खान बहुत कुछ कर गया है। अभी मैं खान के साथ हूँ, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हूँ। मैं अपनी जमात और अपनी तहरीक को कहीं भी नाकाम होता नहीं देख सकता। जब उनको नाकामी आएगी मुझे दुख होगा, मुझे तकलीफ होगी, और मैं इल्तिजा भी करूँगा, रिक्वेस्ट भी करूँगा कि इन वायलेटरों को साथ लेने के बजाय अपने घर के जो दाने थे ना वो इनको देने के बाद फिर इनसे भीख मांगने से बेहतर था कि ये अपने ही घर में रखें। और कभी जब किसी तगड़े बंदे से मिल के काश्तकारी बंदा करता है, दोनों बैल अपना मिलाते हैं, तो जब दाने उठाने की बारी आती है तगड़ा बंदा दाने उठा के ले जाता है, कमज़ोर बंदा तो मुँह तकता रहता है। हमारी जो हैसियत थी, हमारी जो अवाम में मकबूलियत थी और है, वो सिर्फ नए पाकिस्तान की वजह से। नए पाकिस्तान में पढ़ के सुनाने की ज़रूरत नहीं कि उसमें क्या क्या काम ने करना था। लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया था कि नया पाकिस्तान ओके, उसमें हम नहीं कर सकेंगे। तो आज तक तो हमने नहीं किया, कमज़ोर रहे, जैसे भी है, कुछ किया कुछ नहीं किया। आज तक हमारी पोजीशन इतनी अच्छी नहीं है। जब आने वाले दिनों में बचा हुआ टाइम भी हम ज़ाया कर देंगे तो फिर अवाम के पास जाएंगे, तो मेरा ख्याल है कि उस वक्त हम बहुत कमज़ोर होंगे। ऐसे ही सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये बंदर बांट करने के बजाय वायलेटरों को हैसियत देना। और खान साहब की अपनी टीम, जो पुरानी टीम थी, जो हम थे, हम जैसे लोग जो बिल्कुल बेलौस, टोटली बेलौस थे जी, बिल्कुल, जितने भी सर बिजनेसमैन थे, जितने भी बड़ी कैटेगरी के लोग हैं, बहुत कैटेगरी के लोग हैं, ओवरसीज के लोग तो अच्छे कैंप भी उसके ऊपर। और मैं कहता हूँ एक अच्छा
सिंगली वन मैन के तौर पर उसकी बड़ी इस वक्त भी पजीर आई है, कॉम्पिटेंट भी है, लायक भी है, सब कुछ भी है। लेकिन जब आपने स्कोर करना है तो ये तहरीक है, ये तहरीक से जमात बनानी है। तहरीक में काम किया, तहरीक से जमात में काम किया, फिर जमात से मुल्क के लिए काम किया। हमारे ऊपर और जितने क्वेश्चन हैं सब डिलीवर पे आके ख़त्म हो जाएंगे। जब हमने डिलीवर नहीं करना तो हमारी वैल्यू ज़ीरो है। जब हमने डिलीवर करना है तो हम हीरो से फिर सुपर हीरो बन जाएंगे। पाकिस्तान के लोगों का कोई हाल नहीं है। मैं कहता हूँ जो चीज़ जिस पे भी आप जाएं, इकानमी पे आप जाएं, अपनी करेंसी पे आप जाएं, आप वर्क कल्चर पे जाएं, इंडस्ट्री ट्रेड पे जाएं, आप एग्रीकल्चर पे जाएं, जितने पहले भी गने हैं, आज से ज़्यादा रिसोर्सेज हैं उनकी तरफ अब तक हमारा ध्यान नहीं है। ये वायलेटरों की जेब का पैसे हम समझते हैं कि ये मुल्क को तरक्की देंगे, ये कभी मुल्क को तरक्की देंगे, वो तो थोड़े लगा के ज़्यादा पैसे हमारी जेबों से निकाल के ले जाएंगे। अब मुल्क में निज़ाम वज़ा करने के लिए, सिस्टम फार्मिंग के लिए वो बंदे लेके आए जो सिस्टम के अहल हैं। अच्छा इंसान, अच्छा ख़ानदान, अच्छी सोसाइटी, अच्छा लीडर, अच्छा गाँव, अच्छा शहर, अच्छा मुल्क, जहाँ अच्छे का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, सिर्फ़ और सिर्फ एक उसकी पहचान होती है। वो क्या है? रिज़्क़ के हलाल खाता हो। जिसके मुंह में हराम की नवाला है उस बंदे से कभी खैर की तवक्को आपको नहीं हो सकती। और हलाल की रोज़ी का निज़ाम भी आपके मुल्क के लिए वज़ा नहीं कर सकता। और आप जब हलाल की रिज़्क़ हलाल का निज़ाम मुल्क में वज़ा कर लेंगे तो इसमें तो फालतू रिसोर्सेज हैं। लोगों को मजदूरी मिले। अब पहले तो कोरोना की वजह से मजदूरी कम हुई, दूसरी हमारी सिस्टम फार्मिंग वीक है जिस वजह से, उससे पहले भी हालात को इतने अच्छे नहीं थे। जी जी बिल्कुल। और अब रोटी 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 अवाम की अप्रोच से दूर चली गई है, दवाई अवाम की अप्रोच से दूर चली गई है। और सुल्तान सलाहुद्दीन यूबी लिखते हैं जिस मुल्क में रोटी मजदूर की मजदूरी से महंगी हो जाए उस मुल्क में दो चीज़ें सस्ती होती हैं, औरत की इज्जत और मर्द की गैरत। हम उस जगह पे जाके बैठे हुए हैं। अब पाकिस्तान के लोग जो गुर्बत की लकीरों को क्रॉस करके नीचे जा रहे हैं, पहले 61% थे, अब 71% हो गए। उनको कहना जी आपने पाकिस्तान की मिट्टी को प्यार करना है, उसको चूमना है, पाकिस्तान के झंडे को सलूट करना है और पाकिस्तान को छोड़ के नहीं जाना है, वो सारी अपने बच्चे को भी पाकिस्तान के अंदर ठहराना है। वो कहते सब कुछ मैं करूँगा, सब कुछ मैं तब करूँगा जब यहाँ मेरा मुस्तकबिल, मेरा इंसानों की तरह रहने वाली सोशल लाइफ मेरी सिक्योर करें। मैं आज जा रहा हूँ, मैंने कहाँ जाना है। जब 1917 में आपका ₹1 इंडो पाक का और $13 उसके मुकाबले में मिल सकते थे। आज हमने क्या नहीं किया, क्या किया है, क्या नहीं किया है, ये हमें सोचना चाहिए। बिल्कुल कि लगातार ग्रेजुअली हर कदम, हर रोज़ हमारा स्लिप कदम करता रहा। आज स्लिप करते करते अब यहाँ तक जो डॉलर 170 रुपये, 164 रुपये, 165 रुपये जाके खड़ा हुआ है। अब भी हमें खौफ है कि स्लिप करके और ना नीचे जाए, हमारी करेंसी और ना नीचे जाए। क्यों? अमीर होने के 2 तरीके और गरीब होने के 2 तरीके। गरीब होने के 2 तरीके हैं कि आपकी जेब में जो पैसा है उसके साथ लल्ले तलल्ले करो और काम करना छोड़ दो, जाके सो जाओ। अमीर होने के 2 तरीके, आप उठ के काम पे लग जाएं, मेहनत और ईमानदारी से काम करें और जो चीज़ आपको मिले, जो नेमत मिले उससे इसराफ ना करें। हम दोनों काम कर रहे हैं और दोनों काम नहीं कर रहे। हम मुल्क में जो सूरत हाल है मखदूश है, इंतहाई दुख से करना पड़ता है। अब जब कहीं किसी रोड पे जाके, चौक पे जाके, किसी दुकान पे कुछ चीज़ खरीदने के लिए जब ब्रेक गाड़ी को मारते हैं ना, दाएं बाएं बच्चियाँ, बच्चे, जवान बच्चियाँ ठक 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 ठक, कभी ऐसे तारीख में नहीं था। वो उनको फिर हाथ भी ऐसे जोड़े नहीं जी, माफ़ करें तो वो फिर दोबारा खड़काते हैं। जी वो उनका हक है, वो कहाँ से लेंगे रोटी। अब ये भीख मंगे का कल्चर पूरे मुल्क में इतना परवान चढ़ा है कि हुक्मरानों को भी शर्म भी आनी चाहिए और खौफ भी आना चाहिए, और हमें भी शर्म और खौफ आना चाहिए कि इस कल्चर को हम कहाँ तक लेके चलेंगे। अब भीख मांगने से बेहतर है कि इस मुल्क के वसाइल के साथ खेला जाए, बच्चे को खिलाया जाए, बच्चे को जी भर के मैदान में जाने का मौका दिया जाए, उसको हेल्थ एंड एजुकेशन का खुला मैदान दिया जाए, उसको कानून इंसाफ की सीढ़ी पहली प्रोवाइड की जाए ताकि तेज़ी के साथ लोग सिक्योर हो सकें। अब गुजरात के अंदर मैं कहूँ तो इतने कब्जा ग्रुप आ गए कि मेरे एक बेटा कह रहा था, दोस्त कह रहा था कि इतने प्लाट कब्जे किए गए हैं कि इतनी V8 गाड़ियाँ आई हैं। तो मैंने कहा जब जो बीज बो दिया उसके साथ V8 गाड़ियाँ आनी है, कब्जे ही होने हैं। लोग चीख रहे हैं, कुछ सुनने वाला नहीं है। बल्कि जिनकी जगहों पे कब्जे होते हैं वो जाते हैं पटवारी के पास फ़र्ज लेने के लिए, तो फ़र्ज इशू नहीं करते। इसको फ़र्ज ना इशू करना भाई,
तो बेचारे यहाँ तक की सूरत हाल है, तो उसको अब मुल्क की तरक्की वो कहाँ करेंगे, और यहाँ की तरक्की वो क्या करेंगे। और पीटीआई के वर्कर जो गुजरात में रहने वाले हैं उनको मेरा सलूट है कि जो अभी भी पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ काम कर रहे हैं, काम करें और वन वे ट्रैफिक पे काम ना करें। किसी वडेरे का साथी बनने की बजाय आप पीटीआई की काज के साथी बने। जो पीटीआई कहती थी, जो इसका पर्पस था, जो पर्पस था उसके लिए उसको मजबूर करें, खान को भी, मुझे भी, हमारे पीटीआई की हाई कमान को भी, कि भाई हमारी प्रेस्टीज, हमारी रिस्पेक्ट इसी में है कि हम इस दौर में कोई अच्छा काम कर जाएं। ये लोग आइंदा आवाज़ माने, तुम्हारी आवाज़ सुने, दोबारा मीनारे पाकिस्तान पर जाके मैदान भरना पड़े तो हम भर लें। अगर ये चाल जो हमारी आज है, अगर यही बरकरार रहेगी तो ये सारा ख्वाब हमारा जो है अधूरा रह जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा कि हमारे आँख होने के बाद वही पुराने चोर डाकू उसी तरह आएंगे, इस मुल्क को आके छा जाएंगे। वो इससे भी भयानक टाइम होगा। उससे बचने के लिए ये सुनहरी मौका मिला हुआ है, इसमें इस्टेब्लिश कर जाए और मुल्क की बुनियादों को मजबूत कर जाए। बहुत अच्छा सर आपने एलेबोरेशन दिया। सर पीडीएम जलसों के हवाले से अगर बात की जाए तो एक वो वक्त था जब आपको पता है एक ज़िमनी इलेक्शन में सेनेट के इंतखाबात में जब चेयरमैन का इंतखाब हो रहा था, पार्टी है उसने पीटीआई का साथ दिया था। अब जो सिचुएशन है, अब जो पीडीएम के जलसे हो रहे हैं, सर आपके नज़रिए में आप क्या समझते हैं कि नून लीग की या पीपल्स पार्टी की वापसी है नेक्स्ट आने वाले जनरल इलेक्शन के दौरान? एक तो बात है कि इनके पास कोई नज़रिया नहीं है। ये जो इकट्ठे हो रहे हैं खान की उसी बात पे कि जब मैं इन पे हाथ डालूंगा तो ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे। वो अपनी, उनके पास ऑप्शन ही दो है, या तो अदालतों को फेस करें या जेलों में जाके रहें, ऑप्शन 1, या ऑप्शन 2 ये है कि वो बाहर की एजेंसियों के साथ मिलकर जिस तरह वो कहते हैं बड़े बड़े जलसे करो, इस सारे खेल को सबूताज करो, आर्मी के खिलाफ बार बार बोलो। तो उनका तो मिशन है जिसमें वो लगे हुए हैं। या तो नवाज शरीफ अब बाहर चला गया, वहाँ जाके उसका पैसा भी सिक्योर है क्योंकि यूके के पास रहेगा, वो खुद भी सिक्योर है, उनकी गोद में जाकर बैठ गया, वो कभी वापस नहीं देंगे आपको। तो आपको उससे कुछ नहीं मिलेगा। आप वो ख्वाब भी ना रखें कि वो पैसा आएगा और हम अपने निज़ाम को जाकर चलाएंगे, आंटी रोटी से लेके आएंगे। आपने पीछे जो बचा खचा उसको प्ले करने के लिए सोचना है। गोंदल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, कंक्रीट की दुनिया में जाना पहचाना नाम। गोंदल कंक्रीट की क्वालिटी और पायदारी में बेमिसाल होने की वजह से पूरे पाकिस्तान में तेजी से फैलता हुआ मुनज़्ज़म नेटवर्क अपनी मिसाल आप है। गोंदल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज टेक्नोलॉजी में लाए कमाल की जिद्दत, इसीलिए गोंदल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज प्रेजेंट 21st सेंचुरी प्रोडक्ट्स। गोंदल यूपीवीसी की नालीदार छतें और दीवारें, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के एन मुताबिक प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग, स्टेट ऑफ द आर्ट प्लांट्स पर तैयार करता यूपीवीसी शीट आपको दे हर मौसम में मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ और सुकून, जंग, शोर, इलेक्ट्रिक करंट और आग से मुकम्मल महफूज, लीकेज से महफूज जोड़ और वाटरप्रूफ स्क्रूज के साथ, ओस के कतरों और हर किस्म के केमिकल से महफूज, सूरज की शुआओं और दीगर केमिकल से आपकी दीवारें और छतें रहें मुकम्मल महफूज। गोंदल यूपीवीसी की नालीदार छतें और दीवारें दें बगैर बिजली के मुकम्मल रोशनी और टर्बो वेंटिलेटर की बदौलत बगैर बिजली के पंखे जैसी हवा, दीदा जेब रंगों में इंतहाई मुनासिब कीमत पर दस्तयाब, 25 साल वारंटी और बाद अज़ां 50 दफा रिसाइकलेबल। गोंदल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की यूपीवीसी नालीदार छतें और दीवारें। सर 2014 में जिस तरह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग के अगेंस्ट पीटीआई का जो धरना था, या आपने जिस तरह से देखा, तो आपको क्या लगता है सर इनका धरना देना बनता था? और अब जो सिचुएशन पीडीएम जलसों की है, क्या उनका अब बनता है? क्या बिल्कुल सेम सिचुएशन है सर? इसमें जो क्लियर कट पोजीशन है ना, जी जी, ये नोट करने वाली चीज़ है। जी जी, बिल्कुल कंपैरिजन की बात। आपके पास एक प्रोजेक्ट ऐसा आ रहा है जिसको सी पैक कहते हैं। बिल्कुल सारी दुनिया जो आपके सामने लाइन अप खड़ी हुई है ना, जी जी, आप इनकी फिगर्स नोट करें। मैं आपको चंद फिगरें नोट करा देता हूँ, पाकिस्तानियों को अवेयर होना चाहिए इससे। जी जी, ठीक है सर। आपने सी पैक का रूट है नील के लेकर एक होम रस्म मुस्लिम हरम की पासमानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ताबहा के काशगार, लामा साहब ने ये रूट ऑलरेडी दिया हुआ है। दुनिया का 33% तेल जो है क्वादर के गिरदोनवा में पैदा होता है, ऐसे ही सर। और वहीं से एक्सपोर्ट होगा, इसलिए कि आपके पास 22 मीटर की बंदरगाह है इस खित्ते की सबसे गहरी। बाकी जो गिरदोनवा में ईरान के पास जो चाबार इंडिया ने बना के दी वो 11 मीटर है, यूएई के पास 11 मीटर है, आपकी कराची वाली 12 मीटर है, मस्कत, कतर, कुवैत, बहरीन को 9 मीटर है। ये छोटी बंदरगाहें हैं। आप लकी हैं कि आपको अल्लाह ताला ने ये सीपा का रूट भी दिया है, आपको ग्वादर भी दिया है, और आपके लिए आपसे अल्लाह ताला ने गज़वा हिंद का काम लेना है।
आपकी जेबें भी उस मालिक ने भरनी है, इस तरह के वसाइल भी आपको मालिक ने भेजने हैं। अब आप जो चंद दिन पहले महसूस होता था कि इंडिया बार बार हमारे ऊपर चढ़ाई कर रहा है, हमें सांस भी नहीं लेने दे रहा, कश्मीरियों के ऊपर भी उसने बड़ा जबर किया, 80-90 लाख लोगों को जेल में डाल दिया, अरसा दराज से कर्फ्यू लगा दिया उनके ऊपर, एक जाली कानून बना के उनको कह दिया ये कश्मीर हमारा हो गया। क्योंकि उससे प्रोफेसर साहब बयान करते थे अपनी कश्मीर भी अपनी लीगल करो, वो जो सामने जहाँ पर सीपैक का रूट है उसको तेज़ी के साथ तोड़ के ख़त्म कर दो। ऑप्शन 1। ऑप्शन 2 है कि बलूचिस्तान को डिस्टेबलाइज करो कि वहाँ से सीपैक ऑपरेट ही ना हो सके। वो अफगानिस्तान से दरअंदाजों को भेजते थे, उनके 7 एम्बेसी के आउटलेट थे इंडिया के, वहाँ से कोई भी वीज़ा नहीं लगता था, दरअंदाजों को तैयार कर करके भेजते थे। कुलभूषण भी वहाँ बैठा होता था। तो दूसरा उन्होंने ईरान को चाह बार बना के दी थी $80 अरब से, एक बड़ी रकम से बंदरगाह बना के दी थी कि ये ग्वादर के सामने ईरानी खड़े हो जाएंगे, अफगानी खड़े हो जाएंगे। अफगानिस्तान को 300 किलोमीटर मोटरवे बना के दी थी और अरसा दराज तक हमें उसकी मुखालफत का सामना रहा। अब लकीली पिछले दिनों में तेज़ी से डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक डेवलपमेंट ये हुई है कि अब इंडिया के कुछ 8 रियासतों पे कब्जा किया है चाइना ने और पाकिस्तान की विल भी उसके साथ शामिल है, ठीक है ना। उसके साथ जो 7-8 लद्दाख के गिरदोनुमा में आगे जाने वाले 7-8 जो मुल्क हैं, बांग्लादेश भी शामिल है, 7-8 कंट्री मिला जुला के ना और चाइना ने अपने ब्लॉक में शामिल कर लिए, 7-8 रियासतें उसकी छीन ली। यानी आपका सीपैक ऊपर से इतना सेफ हो गया है, बहुत ज़्यादा सेफ हो गया। आपकी जो सीपैक के रूट में 9 महीने आपका रास्ता चलता था, वो 3 महीने नहीं चलता था, वो बर्फ जमी होती थी। अब ये रास्ते छीनने के साथ आपका रास्ता सीपैक का 12 महीने 30 दिन चलेगा। आपको खुश्क रास्ता उन्होंने पकड़ लिया। आपका तीसरा नेक्स्ट बेनिफिट आपका तीसरा क्या होगा कि आप जब चाहेंगे कश्मीर को आप अटैक करेंगे तो इंडिया खुश्क रास्ते से आगे आपका मुकाबला नहीं कर सकेगा। गिलगित बल्तिस्तान आपका महफूज हो गया है। कारगिल पे आप जब चाहेंगे चढ़ाई करेंगे, इंडिया ऊपर से नहीं आ सकेगा, उसी रास्ते से हम नीचे से चढ़ेगा तो आप चढ़ने नहीं देंगे। कारगिल आपके हाथ में आ गया। गिलगित बल्तिस्तान आपका 100% गैर महफूज था। अब खुश्की रास्ता आपके हाथ में आने से इंडिया वहाँ नहीं पहुँच सकता। आपके वहाँ आबी वसाइल, आबी ज़खायर और डैम्स, इन सब को वो नुकसान नहीं पहुँचा सकता। अब गिलगित बल्तिस्तान में इंडिया के बॉर्डर से 30 किलोमीटर पीछे आप अगर एक डैम बांधें, काला पानी छोटा पानी उसको कहते हैं, वहाँ डैम बांध के आप जितना पानी इंडिया ने मारा माना है उससे ज़्यादा पानी आप रोक के ला सकते हैं। यानी आप अब और मतलब कश्मीर के वो लोग जो जहाँ सजा बेचारे काट रहे हैं, अब उनकी तरफ भी आने वाले दिनों में जब इंडिया इधर मुँह करेगा तो चाइना और इंडिया पाकिस्तान दोनों ऑक्यूपाई करेंगे उसको, तो आप यहाँ से भी ज़्यादा महफूज हो जाएंगे, ठीक है ना। और गज़वा हिंद की आसार आपको यहाँ से भी नजर आने लगे। अब डाउन में जाकर क्या हुआ है बलूचिस्तान में, वहाँ पर ईरान और अफगानिस्तान को साथ मिला के सीपैक को ICPAC बना दिया गया, ईरान चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर। अब ईरान के ऊपर पाबंदियाँ थी, मगरब मशरक़ कहीं कोई चीज़ बेच नहीं सकता था। अब मशरक़ का उसका सारा माज खुल गया, तिजारत भी कर सकता है, लेना देना भी कर सकता है। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि वो हमारा इत्तेहादी बनेगा तो छोटे जहाज़ उसके पास लग जाएंगे, बड़े जहाज़ हमारे पास लग जाएंगे। ये तेल जब जाएगा, चाइना इसका सबसे बड़ा बायर है, खुश्की रास्ते 3000 किलोमीटर 3600 किलोमीटर उसका रास्ता है। समुद्र में उसको जाना पड़ता है तो वो कोई 16,000 15,000 16,000 17,000 किलोमीटर जाना पड़ता है। तो तिजारत और जंग खुश्की रास्ते सबसे सस्ती, बाई सी उससे महंगी, बाई एयर उससे महंगी। अब खुश्की रास्ते चाइना ये तेल लेके जाएगा, रास्ते में आपको रोड आपकी होगी, रोड के आपको रियलिटी मिलेगी, टैक्स मिलेंगे, ग्वादर में जगह आपकी गैर बात पड़ी है, सारी बात हो जाएगी। यानी कि आप सर इस बात को कह सकते हैं कि इस दफ़ा इत्तेहाद अगर चीन और पाकिस्तान की और ख़ास तौर पे प्राइम मिनिस्टर के साथ के विजन के मुताबिक जो है काफ़ी, मैं कहता हूँ खान साहब ने अगर लोकली कम भी काम किया है तो हम इस हद पर इस तरह कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं कि उसने इंटरनेशनली अच्छा काम किया। और पाकिस्तान के सर ग्रे लिस्ट से बाहर आने के चांस हैं? पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर आ जाएगा इंशाल्लाह बाहर आ जाएगा पाकिस्तान। इंशाल्लाह काफ़ी सालों तक इसको वाइट लिस्ट में भी जा सकता है पाकिस्तान के रिसोर्सेज तो बहुत ज़्यादा ना। जी बेशक। जिस वक्त ये इन बीमारी, अब देखें इकानमी का टूर्नामेंट लगा हुआ है, आपके सामने इंडिया खड़ा हुआ है, आपके सामने इसराइल खड़ा हुआ है, आपके सामने अमेरिका खड़ा हुआ है। UAE को उन्होंने इसराइल को तस्लीम करवा दिया, उसके बाद बहरीन को तस्लीम करवा दिया, वह सऊदी अरब के पीछे पड़े हुए हैं। वो कहते हैं इसराइल के साथ एक शहर बनाओ,
वो शहर बना के उसमें सारा जुआ शुआ सारा खुला करो, यूरोप भी आए, इसराइल भी आए, सारी तजारत वो करेंगे। वहाँ से एक रूट बनाओ, सारे मिडल ईस्ट में तमाम मुल्कों को रास्ता दो। सी पैक के मुकाबले में तुम अपना सी पैक बनाओ। सर ये जैसे अरबी जो हैं, अरब ममालिक ये चीटिंग कर रहे हैं इस लेवल पे? नहीं, अरब ममालिक कमज़ोर हैं। कला मुल्क तो अमेरिका की, वो जितने हैं सबको टेक्नोलॉजी अमेरिका की है, सबके पास फाइनेंस अमेरिका का है, सबके पास तजारत अमेरिका की है। मैं समझती हूँ सर हम कितने खुशकिस्मत हैं कि टेक्नोलॉजी भी हमारे पास अपनी है, हमारा एटमी पावर नहीं। अब सऊदी अरब टास्क के ऊपर है। अच्छा। वो सऊदी अरब में लकीली जो फाइनेंस जितना अमेरिका ने किया वो उससे ज़्यादा चाइना का किया हुआ है। अब उसकी पोजीशन, और सऊदी अरब की हुकूमत के पास पैसे इस वक्त बहुत कम है, क्योंकि उम्रा और हज के ऊपर उनके पैकेज नहीं चले। उनकी 14% इकानमी उसके ऊपर जाती है। नेक्स्ट उनकी जो इकानमी थी, उसको ऑयल की इकानमी थी, वो उनकी बैठ गई है। उन्होंने 2-3 प्रोजेक्ट बड़े ड्रॉप भी किए। और उसके बाद यूएई तो बेचारा कोई हैसियत नहीं रखता उनके सामने। यूएई में आप उनका जासूसी का सेंटर बन रहा है। वहाँ से वो जहाज उड़ाएंगे और कॉन्सेप्ट जहाज उड़ेंगे, यहाँ वहाँ पर मिसाइल स्टेशन बनाएंगे, NTS हमारे सी पैक। और एक कंट्री उन्होंने अलायंस कर लिया अपने साथ। अब छोटे छोटे मुल्कों को प्रेस करके वो करना चाह रहे हैं कि हमारा ये स्कोर बन जाए। और ट्रम्प का इलेक्शन भी है, वो इस तरह के 2-4 काम करे तो उसका इलेक्शन भी बनता है। हाँ। वो अपने मुल्क में चाहता है कि अपने आप को थोड़ा सा स्टैब्लिश करे। अब मैं सर, चूंकि हमने काफ़ी डिस्कस कर लिया सियासत को और सियासत के मुल्की हालात को भी डिस्कस किया हमने, काफ़ी चीज़ों को। अब सर थोड़ा सा मैं आपकी तरफ आती हूँ, आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में कि आपने किस तरह से कारोबार स्टैब्लिश किया, बच्चों ने किस तरह से साथ दिया, बच्चों को किस तरह का आपने फ्यूचर दिया, और अब आपके माशाल्लाह से पोते पोतियाँ भी होंगे, तो आपको कैसा फील होता है जब आपको एक कामयाब तरीन शख्सियत में आपका शुमार होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान के बारे में जो सबसे खुशी की खबर है, सारे पाकिस्तानियों को इससे अवेयर होना चाहिए। इंडिविजुअल ग्रोथ का बहुत बड़ा स्कोप है। कोई बंदा कला उठे और काम करे और तरक्की करे, उसके लिए फोड़ा लेके डॉलर, यूरो, पाउंड, रियाल हलाल के, आराम से नहीं, बोरी भरना चाहे आराम से भर सकता है, क्योंकि इसकी मिट्टी के ऊपर बड़ी ज़्यादा काबिलियत है। दूसरा जो चैप्टर है इत्तका के, वो उस पर लोग बिलीव नहीं करते हैं। लोग वायलेशन पे जाते हैं, लोग चोरी झूठ पे जाते हैं। लोग समझते हैं कब्ज़ा किया तो मैं अमीर हो जाऊंगा, लोग समझते हैं बंदा मारूंगा तो मैं नामवर हो जाऊंगा, लोग कहते हैं मैं मफरूरों के साथ जाऊंगा तो मेरा नाम बड़ा हो जाएगा। जिस कल्चर को लोग प्रमोट कर रहे हैं वो कल्चर है ही नहीं तरक्की का। इस मुल्क में मैंने काम किया है। इस फैक्ट्री में मैं जब आया था 32-33 साल पहले, 1989 में, मेरे पास एक CD70 था। मेरा अपना नहीं था, मुझे भाई ने देख दिया था, बड़े भाई असलम गोंदर साहब, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। 1 एकड़ जगह उन्होंने मुझे खरीद के दे दी, वो कुवैत में होते थे। तो मैंने काम शुरू कर दिया। काफ़ी सालों के बाद मैंने उनको वो सारे पैसे चुकता किए, दिए। बड़ा अच्छा भाई था, उसने मेरे साथ बहुत मरम्मत की और मुझे इस्टेब्लिश किया। हर रोज़ जब काम करते गए, जब वो कहते नहीं हर बंदा जन्नत में जाना चाहता है, मरना को नहीं चाहता। कहते मुझे जीते जी जन्नत में धकेल दो, ऐसे नहीं होता। जब मैं आके यहाँ खड़ा होता था, 9 गज की मैं पग बांधता था, पगड़ी बड़ी सारी, और बांध के मैं धूप में खड़ा होता था, तो सारे देहाती वो कीकर के साए के बाहर नीचे बैठे होते थे, कूदर कूदर। दीवारें नहीं थी, अब तो फैक्ट्री बनी हुई है। तो वो सारे कहते थे जी जना खलो गया है, आज यहाँ धुप नसनी तो यहाँ जने नसना है। तो शाम को जब वो घर जा रहे होते थे, वो भैंसों का दूध लेके, तो सारे रास्ते में बातें करते जाते थे, लो जी धुप नस गई, जना नहीं नसिया। हाँ, जब तक आप मेहनत को, रियाजत तक और ईमानदारी को, अमीन तक 2 डिग्रियां नहीं करते हैं, आप कहीं भी नहीं जा सकते। इतने कानिया की छत होंगी थी, थले बह के मैं काम करता था, 9 गज पग बन कर थले कदी तो पे। तो इज़हार गुजरात जो मेरे से 12-13 साल पुरानी फैक्ट्री थी, मैंने अल्लाह के फजल से 1.5-2 साल के अंदर उसको कंप्लीट कर दिया था। हाँ, तो सेल्फ पनिशमेंट तरक्की का रास्ता है। लोग आराम से रहना चाहते हैं, लोग कुछ नहीं करना चाहते। और पंजाबी का लफ्ज़ है सुख रहना, सुख रहने के लिए कोई मंजिल नहीं है। अल्लाह ताला आपके टेबल के सामने जो लोग आके बैठते हैं, उनको आप गाहक की बजाय मेहमान कहें।
अल्लाह ताला और ज़्यादा बरकत करेगा। जो पैसा भी लेके आता है नाल इल्म भी लेके आता है। मेरे पास पैसा भी नहीं था, मेरे पास इल्म भी नहीं था, कम इल्म था, कम पैसा था, ना होने के बराबर पैसा था। जो वो लोग आए इतना कीमती इल्म लेकर आए, मैंने उनसे इल्म पकड़ा, मैं ग्रो करता गया, मजबूत होता गया। उनसे पैसा पकड़ा, उनका हक उनको दिया, अपना हक अपनी जेब में डाला, दरम्यान में लकीर डाली, कभी तजावज़ करने की कोशिश नहीं की अपने हक से। जब मैंने तो ईमानदारी की है, अल्लाह के फजल से इस मिट्टी का कमाल है और अल्लाह के करम का कमाल है, जिस वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। मेरे वालिदैन की दुआएँ हैं। मेरे वालिदैन दोनों स्कूल नहीं गए थे, हुक्का पीते थे दोनों। रात के टाइम पर उन्होंने आवाज़ मारनी 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, बेटा हुक्का भर दो, मैं उठ कर भर देता था। बड़े खुश होते थे। जब बहुत ज़्यादा खुश होते थे ना, दोनों हुक्का पीते थे, तो मुझे कहते थे बेटा हम उस स्कूल नहीं गए जिसमें आपको भेज रहे हैं, लेकिन जब कभी पढ़ जाओगे हमारी 2-3 बातें याद रखना, चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना और जुआ नहीं खेलना। तो मैं खुश नसीब आदमी हूँ जिसको इन तीनों चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। कहाँ ज़रूरत पड़ेगी? जब आप टेबल पे बैठोगे, झूठ बोलोगे, आपके पास को नहीं आएगा। चोरी की नीयत से बैठोगे, आपके पास बंदा ही को नहीं आएगा। और जुआरी की नीयत से बैठोगे, आपके पास कोई जुआ खेलने के लिए आएगा, फिर कारोबार करने के लिए तो कोई बंदा नहीं आएगा। आप पहले ये बेसिक ट्रेनिंग है जिससे आप गुजरेंगे। सबसे पहला रिसोर्स, सबसे पहली बड़ी तारीख आप खुद हैं। अगर आप तारीख बर्बाद नहीं कर सकते तो कोई आपके लिए तारीख बर्बाद नहीं करेगा। उसके बाद फिर गुड लक। आपने जैसे सवाल किया, मेरी खुशकिस्मती है कि मेरे साथ मेरी मिसेज भी काम करती है। 3 काम मेरे हैं, आउटडोर, पब्लिक डीलिंग और इंजीनियरिंग। 3 काम उसके पास हैं, अकाउंट्स, एडमिन और कंप्यूटर का निज़ाम सारा। और उसको पर्दे में होती है, उसको किसी ने नहीं देखा। लेकिन हम दोनों के कम्बिनेशन से काम करने से मैं समझता हूँ कि हमने बड़ी तेज़ी के साथ, लोग 1 गुना तरक्की करते हैं, हमने 2 गुना तरक्की की। अब सब घरों में बच्चियाँ हैं, बच्चे हैं। इस तरह का निज़ाम अगर बनाएं, औरत अगर पर्दे में रह के आपको मदद दे सकती है, औरत अकाउंट्स में जो आपको मदद दे सकती है, वो दुनिया का कोई बंदा नहीं दे सकता। अब महंगे से महंगा अकाउंटेंट रखेगा, आपके साथ चीटिंग करेगा, फ्रॉड करेगा, चोरी करेगा। आपकी बेटी, आपकी बीवी, आपकी घर का जो मेल फीमेल का निज़ाम है, कॉम्बिनेशन करके उनको अगर पर्दे में अगर उनसे ड्यूटी कराते कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। अपने घर का निज़ाम भी चलाएं। अब हम एक सीढ़ी चढ़ते हैं तो घर में पहुंच जाते हैं, एक सीढ़ी उतरते हैं हम दफ्तर में पहुंच जाते हैं। अल्लाह ताला ने ये खूबसूरत रियासत बना दी, खूबसूरत जन्नत बना दी। तो पाकिस्तानी वैसे भी पाकिस्तान में रहते हैं, खूबसूरत मुल्क है। पंजाब में रहते हैं और खूबसूरत है, हिमालय के दामन में रहते हैं और खूबसूरत है। शिकवे करने की बजाय उठ के काम करना चाहिए। हमने काम किया, अल्लाह ने हमारी हैसियत से ज़्यादा हमको नवाजा है, हैसियत से ज़्यादा बरकत की है। इंडिविजुअल ग्रोथ पाकिस्तान में ईजिली पॉसिबल है हर पाकिस्तानी को, लेकिन कलेक्टिव ग्रोथ नहीं है। कलेक्टिव ग्रोथ तब होती है जब हुकूमत चाहे, जब ऊपर से तरक्की इम्पोज की जाए, फिर सारे लोग तरक्की करते हैं। वो तरक्की मुल्क में नज़र आती है और इस तरह की इंडिविजुअल ग्रोथ सिर्फ 1% पर नज़र आती है। और सर आपकी आजी का जो मैंने मयार देखा, माशाल्लाह से आप इतनी बड़ी पोस्ट पर होकर आप माशाल्लाह से चेयरमैन है इस पूरी इंडस्ट्री के, इसके बावजूद सर आप अपनी कॉल फ़ोन खुद रिसीव करते हैं, किसी पर डिपेंड नहीं करते। मैं समझती हूँ इट्स वेरी अप्रिशिएटेड। क्या आप शुरू से ऐसे हैं या अभी आपको लगा कि आपने ये जो है मतलब डिपेंड नहीं करना किसी पर? देखें, डिपेंड करते हैं, हमारे साथ टीमें काम कर रही हैं। हमने वो सारे टाइम देखे हैं जब हमारे पाँव में जूता नहीं था, 3 साल स्कूल जा रहे थे, फटे हुए कपड़े थे, को नए लेने के लिए पैसे नहीं थे। 8वीं तक मेरी सारी फ़ीस माफ़ थी और फ़ीस के लिए पैसे नहीं होते थे, टीचर माफ़ कर देते थे। मैट्रिक तक मेरी आधी फ़ीस माफ़ थी, आधी मेरे टीचर जेब से डालते थे। सूफी साहब मेरे मोशन टीचर थे, वो जेब से कभी डालते थे, कभी वालिद साहब की से मांग लाते थे। तो वो टाइम जिस बंदे ने ये सारी चीज़ें देखी हैं और उसको याद रखा हुआ, वो कभी नाकाम नहीं होता। कोई 2 साल पहले एक बंदा लाहौर से मुझे कॉल कर रहा था, उसने आधा घंटा मुझसे काम पूछा, बड़ा खुश और मुतमईन हो गया। कहते हैं पहलवान जी कितना पढ़े हो? मैं क्या, मैं तो पोखरी यूनिवर्सिटी की थी, पोखरी यूनिवर्सिटी से पास किया हुआ डिग्री। जब आपको एहसास हो, आपने गुर्बत देखी हो, आपने तरक्की की रेस्पेक्ट फिर बाद में देखी हो, तो उसकी तरक्की की रेस्पेक्ट फिर आप कदर करते हैं। हमारी फैमिली सारी इसमें इन्वॉल्व है। मेरे 3 बेटे माशाल्लाह अल्लाह ने मुझे दिए हैं, तीनों कनाडा से सिविल इंजीनियरिंग के ग्रेजुएट हैं, जो मेरे काम में इन्वॉल्व हैं, कुछ ट्रेनिंग कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं। बेटियाँ 2 हैं मेरी, डॉक्टर हैं माशाल्लाह। मिसेज मेरी पढ़ी लिखी है। तो हम देहाती बिल्कुल अनपढ़ घरों से निकल के आए, जहाँ पर कुछ ये सोच भी नहीं थी, जहाँ कारोबार का नाम भी नहीं था। फिर मैं
कराची जहाँ से गया वहाँ मेरे मीमन उस्ताद थे और मैंने मीमन, मारवाड़ी, खोजा, बोरी, चिनोटी, शेख उनसे सीखा। फिर उसके बाद मैं मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करता रहा हूँ, रशियन, रोमानियन, इटालियन, अमेरिकन, उनसे काम किया। वो बेस मेरी ठीक थी, बन गई, अल्लाह ने बना दी। उसके बाद प्रैक्टिकली मुझे प्ले करने का मौका मिला, तो प्ले करने में मैं रेसलिंग गोल्ड ऑफ पाकिस्तान हूँ, भारी पत्थरों का चैम्पियन ऑफ पाकिस्तान हूँ, भूख से लड़ने का चैम्पियन ऑफ पाकिस्तान हूँ, कारोबार करने का चैम्पियन ऑफ पाकिस्तान हूँ, और निजी सियासतदानों के सामने खड़े होकर सियासत में भी साफ़ सुथरी आवाज़ देने के काबिल अल्लाह ने मुझे बना के रखा। मैं किसी मैदान में गया, अल्लाह ताला ने मुझे फतह दी है। मेरे वालिदैन की दुआएं और मेरे मुल्क की मिट्टी सबसे काबिल है। इसके ऊपर मैंने थोड़ी मशक्क़त की, अल्लाह ने मुझे ज़्यादा नवाजा। बहुत अच्छी बात की आपने। जी तो नाज़रीन इकराम, ये थे अलहाज चौधरी मोहम्मद अफजल गोंदल साहब की गुफ्तगू जो आप लोगों ने सुनी, और बहुत अच्छी डिस्कशन की उन्होंने हमारे मुल्क के बारे में। उन्होंने कहा कि हमारे पास बहुत सोर्सेज हैं लेकिन हम उनका बरवेकार इस्तेमाल नहीं कर रहे। प्लस उन्होंने साथ ही कहा कि हर इंसान की कामयाबी के पीछे किसी न किसी का हाथ होता है, किसी न किसी का साथ होता है। उनकी कामयाबी में उनके भाई और उनकी बेगम का बहुत बड़ा रोल है, उनकी फैमिली का बहुत बड़ा रोल है। साथ ही उन्होंने कहा कि हर इंसान ईमानदारी, ऑनेस्टी के साथ कामयाब हो सकता है अगर वो सख्त मेहनत करता है, ईमानदारी के साथ काम करता है और करप्शन को अपने डिपार्टमेंट में इन्वॉल्वमेंट या जगह नहीं देता, तो वो हमेशा हर जगह पर कामयाब हो सकता है। मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़। गोंदल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, कंक्रीट की दुनिया में जाना पहचाना नाम। गोंदल कंक्रीट की क्वालिटी और पायदारी में बेमिसाल होने की वजह से पूरे पाकिस्तान में तेजी से फैलता हुआ मुनज़्ज़म नेटवर्क अपनी मिसाल आप है। गोंदल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज टेक्नोलॉजी में लाए कमाल की जिद्दत, इसीलिए गोंदल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज प्रेजेंट 21st सेंचुरी प्रोडक्ट्स। गोंदल यूपीवीसी की नालीदार छतें और दीवारें, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के एन मुताबिक प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग, स्टेट ऑफ द आर्ट प्लांट्स पर तैयार करता यूपीवीसी शीट आपको दे हर मौसम में मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ और सुकून। जंग, शोर, इलेक्ट्रिक करंट और आग से मुकम्मल महफूज, लीकेज से महफूज जोड़ और वाटरप्रूफ स्क्रूज के साथ, ओस के कतरों और हर किस्म के केमिकल से महफूज, सूरज की शुआओं और दीगर केमिकल से आपकी दीवारें और छतें रहें मुकम्मल महफूज। गोंदल यूपीवीसी की नालीदार छतें और दीवारें दें बगैर बिजली के मुकम्मल रोशनी और टर्बो वेंटिलेटर की बदौलत बगैर बिजली के पंखे जैसी हवा। दीदा जेब रंगों में इंतहाई मुनासिब कीमत पर दस्तयाब, 25 साल वारंटी और बाद अज़ां 50 दफा रिसाइकलेबल। गोंदल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की यूपीवीसी नालीदार छतें और दीवारें।